क्लास 9th आज हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे फिजिक्स में। ओके, आपका फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है उसका ये फर्स्ट लेक्चर है, तो आप ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता है दैट इज फोर्स एंड न्यूटन्स, or we can say not Newton's laws of motion it is written, but it is given by, as you all know, Sir Isaac Newton. That's why it's known as Newton's laws of motion, but chapter name is force and laws of motion. Okay, अब इस चैप्टर की जो मेन कैटेगरीज हैं, like we have to know about force, what force is. Okay, then what we have to know about, we have to know about all the laws of motion. First law based on inertia, so we just discussed about inertia. Then laws of inertia based on Newton's first law of motion. Laws of inertia was given by Galileo. So Newton's first law of motion is sometimes also known as Galileo's law of inertia. Second law of motion based on momentum, and third is action and reaction. तो उन टॉपिक्स को क्लियर करते हुए बोलेंगे, और लास्ट में एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, उसको भी पढ़ना है पूरे चैप्टर में। बेसिकली ये मेन टॉपिक्स है जिसे हम पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले पहला टॉपिक क्लियर करेंगे जो आपका फर्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज फोर्स। क्योंकि चैप्टर का नाम फोर्स है, तो सबसे पहले फोर्स के बारे में क्लियर समझ लें कि फोर्स क्या होता है। चलिए, फर्स्ट वी शुड नो अबाउट फोर्स। व्हाट फोर्स इज? बेसिकली फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। आप अगर फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर अ पुश और अ पुल। आप लोग एक ड्रॉअर है, उसे ओपन करना है, यू हैव टू पुल इट, एंड व्हेन यू टू क्लोज इट, जब आपको ड्रॉअर को बंद करना है, यू हैव टू पुश इट। सो यू आर अप्लाइंग फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। वैसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम अपने फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, बट बेसिकली ऑल आर अ पुश और अ पुल। लाइक व्हेन वी आर लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, when we are pressing any object, when we are twisting something, when we are rotating something, actually all are basically push or pull. आप जब किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हो, what you are doing, you are pulling it, you are just pulling it in vertical direction, that's it's a pull, but specifically known as lifting. So बहुत सारे और तरीके हैं जिससे हम लोग फोर्सेस को अप्लाई कर सकते हैं, बट जो बेसिक है दैट इज अ पुश और पुल। फोर्स का फॉर्मूला अभी हम आगे न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, वन इज मास एंड वन इज एक्सेलरेशन। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन विल गिव यू फोर्स। सो इफ यू टॉक अबाउट यूनिट एज अ यूनिट ऑफ फोर्स, देन what we will say that as you know, mass is measured in kg, acceleration is measured in meter per second square, so unit becomes that kg into meter per second square. But in honor of Sir Isaac Newton, who gave laws of motion, the SI unit of Newton will be known as Newton. Okay, SI unit of force is known as Newton. इसको कैपिटल N से डिनोट किया जा सकता है, कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। सो दैट इज, चलिए उसको हम डिटेल में सेकंड में पढ़ेंगे जब हम सेकंड लॉ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फोर्स की बेसिक नॉलेज हमें रखनी है, फोर्स के बारे में जो बेसिक है, दैट इज फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो आई गिव यू मेनी ऑफ द एग्जांपल्स अबाउट दैट। फोर्स इज बेसिकली अ पुश और अ पुल। मैंने आपको बताया अभी और भी फॉर्म्स होती है फोर्स अप्लाई करने की, लेकिन बेसिकली दे ऑल आर पुश और पुल। मोस्टली फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस करता है या फिर प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। आप एक हैवी बॉक्स पर फोर्स लगा रहे हो, अगर बॉक्स ज़्यादा हैवी है, यू टेंड टू मूव दैट ऑब्जेक्ट बट यू आर नॉट एबल टू मूव दैट ऑब्जेक्ट। बट इफ द बॉक्स इज नॉट सो हैवी, देन योर फोर्स कैन मूव दैट ऑब्जेक्ट। सो फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, दैट इज अ फोर्स। देखिए, फिजिक्स है, प्रैक्टिकली बहुत अच्छा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। हम जब प्रैक्टिकली इसे पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली आसपास की चीज़ों से रिलेट करेंगे तो काफ़ी आसान लगेगा। फिजिक्स को और आसानी से अगर हमें समझना है ना, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बहुत आसान है फिजिक्स, या साइंस पूरी बहुत आसान होती है, मैथ्स बहुत आसान होता है। कोई भी सब्जेक्ट आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, आप अगर उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे तो चीज़ बहुत डिफिकल्ट होता है, लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। इंटरेस्ट लेके कीजिए, और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आई विल क्लियर ऑल दोज क्वेरीज। ओके,
Now I told about force. Now force दिखता तो है नहीं, so how we justify, how we just came to know that force is working there. So there are some effects of forces which tells us that the force is working. Few effects what I can tell is force can move a stationary object, force can stop a moving object, force can change the shape or size of an object, force can change the speed of an object, force can change the डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बेसिकली ये 5 होते हैं. एक 6th वाला भी कुछ बुक्स में दिया होता है, दैट इज फोर्स कैन रोटेट एन ऑब्जेक्ट, सो दैट आल्सो कम्स टू नो. बट मेजर जो हमारे 5 है, हम लोग क्लास 9th में, तो क्लास 9th में 5 को डिस्कस करेंगे. इन 5 इफेक्ट्स को बहुत डिटेल में हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो काफ़ी आसान लगेगा आपको. ओके, तो अब अगर मैं फोर्स के इफेक्ट्स की बात करूँ तो सबसे पहला जो इफेक्ट है दैट इज फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो force can move a stationary object, or you can say force can move an object at rest. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आप फोर्स लगा के उसे मूव कर सकते हैं. बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं. एक फुटबॉल जमीन पर है, फुटबॉल इज लाइंग एट रेस्ट इन ऑन ग्राउंड. व्हेन यू किकिंग इट, यू मेक्स इट मूव. व्हाट यू डिड, you applied a force. Due to that application of force, the object which was at rest will came in motion now. So yes, it is clear that force can produce motion in an object. That should be a stationary object. क्योंकि यहाँ specify किया गया है that force can move a stationary object. क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे confuse होते हैं, लेकिन मैंने उन्हें clear किया है. कभी कभी बच्चे बोलते हैं when we kick a football, is it an example? But it's not so specific because a player can hit a stationary football as well as a moving football. In a game of football, initially player hits a football at rest, but during the game, player hit the ball which is in motion. और जब उस पर हिट करता है तो थोड़ा वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, तो वो दूसरे इफेक्ट से एग्जाम्पल में आ जाएगा. तो जब हम यहाँ पर करेंगे, सो वी कैन से यस फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. उसके अलावा व्हेन वी स्टार्ट अ कार एंड कार स्टार्ट्स मूविंग, सो फोर्स इज अप्लाइड बाय द इंजन ऑफ कार, दैट्स व्हाई कार स्टार्ट्स मूविंग. इट्स इनिशियली कार व्हाट इज जस्ट व्हेन यू स्टार्ट पैडलिंग अ बाइसिकल. Start means you always start from rest. When we start a paddling bicycle and bicycle came in motion, that is another example that force can move an object at rest. Now, if we talk about second effect is force can stop a moving object. Now what? Force can stop a moving object. मोस्टली गेम्स हम काफ़ी एग्जाम्पल्स लेते हैं. तो यहाँ आपने देखा है कि क्रिकेट प्लेयर जब बॉल को कैच करता है, बैट्समैन ने शॉट हिट किया और प्लेयर उसको कैच कर रहा है. सो व्हाट प्लेयर इज डूइंग, प्लेयर इज स्टॉपिंग अ मूविंग बॉल. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. दैट इज अनदर एग्जाम्पल. यस, दैट फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फुटबॉल के गेम से भी फिर अगर एक एग्जाम्पल है तो आपने देखा है जो गोलकीपर है, गोलकीपर किसी प्लेयर ने हिट किया गोल के लिए तो उसको रोकता है ना. Goalkeeper catches that football. It just tells yes what goalkeeper is doing, and goalkeeper is stopping a moving object. So that is another example. When a car is moving and suddenly you apply brake, what you are doing? You are applying a brake. So force is acting by brakes to stop a moving object. That is another example. So that is second effect, where the force can stop a moving object. Third is force can change the, either you can write speed or you can write velocity, speed of an object. Both are correct, either speed or yes, force can change the speed of an object. बिल्कुल कर सकता है. जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया, एक फुटबॉल का प्लेयर एक मूविंग फुटबॉल को किक करता है, तो मूविंग फुटबॉल एक डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी, लेकिन प्लेयर के किक करने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी.
तो यस वी कैन से जब आप एक मूविंग कार में एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। आप एक मूविंग कार में ब्रेक अप्लाई करते हैं, रोकने के लिए नहीं, स्लो डाउन करने के लिए भी ब्रेक्स अप्लाई होते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करके हम उसकी स्पीड को चेंज कर लेते हैं। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर होना चाहिए, कोई भी क्वेरी आप इसी क्लियर कर सकते हैं। फिर चलिए, ये मेरा थर्ड था, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अनदर फोर्थ इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन की। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, अभी मैंने बताया कि आप कार को स्टीयरिंग से फोर्स लगाते हो, स्टीयरिंग से फोर्स लगा के कार की डायरेक्शन चेंज होती है। फुटबॉल वाले मैच में बताया कि एक मूविंग फुटबॉल को जब एक सेकंड प्लेयर हिट करता है तो सेकंड प्लेयर हिट करेगा तो वो वेलोसिटी भी चेंज, स्पीड भी चेंज करेगा, साथ साथ वो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करेगा, उसकी डायरेक्शन को भी साथ साथ चेंज करेगा, बिल्कुल करेगा। एक बैट्समैन, एक बॉलर ने किसी बॉल को फेंका और बैट्समैन जब उसको हिट करता है, तो दोनों के एग्जाम्पल है। जब बैट्समैन हिट करता है, बॉलर बॉल्स विद स्पेसिफिक वेलोसिटी और स्पीड, बट अ बैट्समैन इज हिटिंग इट, देन स्पीड ऑल्सो गेट चेंज एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो गेट चेंज, इज इट? So in both cases we have this example when a batsman hits a ball bowled by a bowler. That is another example that force can change the direction of an object. These are the four effects what we have studied till now, and the last one is force can change the shape and size of an object. फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके बहुत सारे एग्जांपल आप लोग अपनी डेली लाइफ में देखते भी हो। बट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप एक रबर बॉल को प्रेस करते हो तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, रबर बॉल की शेप चेंज हो रही है। आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो तो उस स्प्रिंग का शेप और साइज चेंज हो रहा है। आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, आप एक टमाटो को स्क्वीज करते हो, आप एक नींबू को स्क्वीज करते हो, आप टूथपेस्ट को स्क्वीज करते हो। These all are examples in which you're applying a force, you're applying force, and that force is changing the shape and size of an object. So these are the 5 effects we are having. मैंने कुछ examples दिए, आप भी अपनी डेली लाइफ से कुछ examples ले सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि मैंने हर एक के 2, 3, 4 जो भी आपको examples दिए, आप भी चाहो तो उन examples को आसानी से कर सकते हो और उन examples से बड़े आसानी से आप force के effects को समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो फोर्स के 2 टाइप्स हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि कभी अकेला फोर्स वर्क नहीं करता है। आप जब अभी आगे पढ़ोगे न्यूटन का 3rd लॉ तो पता चल जाएगा, फोर्स कांट बी आइसोलेटेड, फोर्स अकेले नहीं हो सकता है। हमेशा कोई अगर एक फोर्स होगा तो उसका एज अ रिएक्शन फोर्स एक और सेकेंड फोर्स होता है। तो जो भी फोर्सेस होते हैं उनका अगर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। फॉर बैलेंस फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन वी कैन से यस इट इज बैलेंस फोर्स। ये बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है, जब भी रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट जीरो होता है। एक एग्जाम्पल अगर लें, आपने टग ऑफ वॉर का गेम देखा होगा। टग ऑफ वॉर में 2 टीम हैं जो रोप को पुल करती हैं। जब वो 2 टीम उस रोप को पुल कर रही है, पहली टीम ए इस रोप को 10 न्यूटन से पुल कर रही है, दैट इज टीम ए। ऑब्वियसली बात है टीम ए अपनी डायरेक्शन में पुल करेगी, और वहीं टीम बी वो भी 10 न्यूटन से अपनी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है। अब एक ऑब्वियस सी बात है, दोनों टीमें सेम फोर्स लगा रही हैं, तो अभी इस अगर फोर्स को मैं 10 न्यूटन लिखूँगा तो प्लस दिस फोर्स विल बी -10, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, चेंज ऑफ डायरेक्शन में सही चेंज होता है तो -10, रिजल्टेंट जो फोर्स होगा 0। और आप सब अगर अपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से भी देखें तो ना रोप टीम ए की तरफ मूव करने वाली है, ना रोप टीम बी की तरफ मूव करने वाली है। जो रोप है वो एज इट इज़ रहेगी, ना टीम ए की तरफ कुछ मूवमेंट होगा, ना टीम बी की तरफ कुछ मूवमेंट होगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है यहाँ पर वो क्या है, 0। तो जब भी रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट 0 होता है तो दैट फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। एक और एग्जांपल, एक बैलून है, आपने अपने हाथ के बीच में रखा हुआ है, आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। 1 न्यूटन आपके एक हैंड में, 1 न्यूटन आपके एक हैंड में किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस दौरान कोई मोशन नहीं प्रोड्यूस होगा इस बैलून में, बट क्या होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। क्या होगा,
इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो जो बैलेंस फोर्स होता है वो शेप चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की, बट वो मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मोशन यहाँ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मोशन यहाँ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, दोनों केसेस में मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बैलेंस फोर्स है वो मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। या फिर एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको स्टॉप भी नहीं कर सकता, मतलब ये कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। अगर वो रेस्ट की स्टेट है तो रेस्ट में रहने वाला है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहने वाला है, क्योंकि इसका रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कितना हो जाता है, जीरो। बट व्हाट इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स कैन प्रोड्यूस, दैट इज इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस फोर्स। बट अब वी टॉक अबाउट अनबैलेंस फोर्स। अगर हम अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो उसका रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू जीरो। अनबैलेंस फोर्स के लिए बात करूं, दिस इज ऑफ बैलेंस फोर्स, बट इन केस ऑफ अनबैलेंस फोर्स रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, देन इट इज अनबैलेंस फोर्स। एग्जांपल, टीम ए लगा रही है 12 न्यूटन, टीम बी लगा रही है 10 न्यूटन। इन दिस केस व्हाट वी आर हैविंग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस फोर्स, बिकॉज टीम ए का फोर्स 12 है, 12 प्लस टीम बी का फोर्स 10 है, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस में लिया, रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा इसमें दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। सो वी कैन से इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, देन दैट फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स। अब ये फोर्स, जब ये एग्जाम्पल अगर देखेंगे आप टग ऑफ वॉर का, तो जो मूवमेंट है वो टीम की ए की तरफ होना शुरू हो जाएगा। रोप स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ए, टीम ए, इज इट? आप भी आसानी से, कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप आसानी से समझ सकते हैं, बिकॉज टीम ए इज एक्सर्टिंग मोर फोर्स, सो द रोप स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स टीम ए, सो दैट वी कैन से yes. So what example I have given you all, that is an unbalanced force example। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अनबैलेंस फोर्स के। एक लाइट बॉक्स रखा हुआ है, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया, आप उस पर फोर्स अप्लाई लगे करेंगे तो साथ में एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है जो हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो आपका फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस फोर्स। तो ये फोर्स रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं हमारे चैप्टर 1 में पहले, वो क्लियर हो चुके हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ आपको फिर एक बार बुक को रीड करना चाहिए। रीड करने के बाद अपने कॉमन ऑब्जर्वेशंस को देखना चाहिए, और आसानी से आप देखेंगे ना तो आप सब चीज़ों को बिल्कुल आपस में लाइन अप करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब बड़ा बहुत आसान है, और इसको लर्न करने की या रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली क्या करना होगा, समझना होगा। समझने के बाद वो काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगी। तो जैसे मैंने आपको बोला, आप इंटरेस्ट लेके करेंगे इसे तो बहुत आसान है आपके लिए। चलिए ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, मैं पहले आपको इसकी जो प्रॉपर डिफाइन है वो बता दूँ। इनर्शिया इज इनेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनेबिलिटी, इट्स नॉट एबिलिटी, इट्स इनेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को, या तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में है तो वो उसी में रहना, वो अपनी स्टेट को चेंज खुद नहीं कर सकता। क्या करना होगा, आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा तभी उसकी स्टेट चेंज होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिस वजह से एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब हम इनर्शिया क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया, हम जब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको अगर अच्छे से समझना हो, मैंने आपको बताया उसका सेकंड नेम गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, तो टोटली बेस्ड ऑन इनर्शिया। इसी इनर्शिया की डेफिनेशन को कंटिन्यू करके, ये मैंने जितना आपको बता दिया कंपाइल अप करके, न्यूटन ने जो पहला लॉ दिया है दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पर उसको अगर अच्छे से समझना है तो पहले इनर्शिया को क्लियर कर लें कि इनर्शिया क्या होता है। जैसे मैंने बताया, इट इज इनेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट आइदर ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। उसको अपने आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए, इनर्शिया दूसरी बात है, इनर्शिया जो डिपेंड करता है वो इनर्शिया डिपेंड करता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे। मोर द मास मोर द इनर्शिया। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। एक छोटी सी बुक आपके टेबल पर पड़ी हुई है, अपने आप तो वो मूव नहीं हो सकती, आपको फोर्स अप्लाई करना होगा, वो मूव करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर एक बुक की जगह एक आपका बैग जिसमें करीबन 15 बुक्स हैं वो रखा हुआ है, तो क्या सेम फोर्स अप्लाई करना होगा आपको? नहीं, क्योंकि उस बैग का मास ज़्यादा है
तो ऑब्वियस ही बात है उसके इनर्शिया से ओवरकम करने के लिए हम लोगों को फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना होगा. सो बैग हैज़ मोर इनर्शिया ड्यू टू लार्ज मास, वेयर एज बुक हैज़ लेस इनर्शिया ड्यू टू लेस मास. अभी आपसे पूछा जाए कि एक 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बाइसिकल, एक छोटा बच्चा 3 ईयर का छोटा बच्चा अपनी छोटी ट्राईसाइकिल लेके आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आप उसे रोक लोगे? बिल्कुल आप रोक लोगे. 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, छोटा बच्चा है, आप फोर्स लगा के उसे रोक सकते हो. बट इन केस ऑफ ट्रेन, if train is moving with a speed of 2 meter per second, can you stop that? No. Why? The reason is because the inertia of that small boy or with bicycle, with tricycle was very less, because its mass was very less. But due to large mass, very large mass, train has very large inertia. तो inertia depend करता है mass पे. More the mass, more the inertia. Less the mass, less the inertia. इसी inertia को 3 तरीके से क्लासिफाई, 3 टाइप्स ऑफ inertia बेसिकली देखते हैं. बुक्स में लिखा होता है या नहीं लिखा होता है, लेकिन समझने के लिए अगर हम इनर्शिया के टाइप देखें तो इनर्शिया के 3 टाइप्स को देख सकते हैं. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion and inertia of direction. If an object is in the state of rest, it want to stay in the state of rest. If the object is moving with a uniform motion, it want to continue its uniform motion. It cannot change its state either of rest or of uniform motion. If the object is moving in a straight line, it can't change the direction itself. It is inertia of direction. These are 3 examples. Inertia of rest का अगर एग्जाम्पल दूँ तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि एक बुक रखी हुई है और एक बैग रखा हुआ है, दैट इज केस ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. फिर मैंने इनर्शिया ऑफ मोशन को आपको जो ट्रेन का एग्जांपल दिया वो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है कि बाइसिकल जब 2 मीटर पर सेकंड की मूव कर रही है तो उसमें इनर्शिया है, इसलिए वो खुद की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती विदाउट फोर्स. सेम ट्रेन का इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है. तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के केस में जब हम देखते हैं, अभी मैं जब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करने के बाद आपको एग्जांपल दूंगा तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी आपको एग्जांपल मिल जाएगा. आपने कभी देखा होगा आप मोटरसाइकिल पे, कार में, बस में बैठे हैं, अचानक वो व्हीकल एक शार्प टर्न लेता है तो हम लोग साइडवेज फॉल होते हैं. रीज़न क्योंकि व्हीकल पे तो फोर्स लगाया गया है स्टीयरिंग के थ्रू किसी भी तरीके से कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, आप पर नहीं लगाया गया है. सो योर बॉडी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वांट टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. तो आपकी बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में चलना चाहेगी ना, तो इसलिए दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. चलिए, इनर्शिया क्लियर हुआ. व्हाट इज इनर्शिया? Inability of an object to change the state of rest or of motion. Okay, and on what factor it depends? It depends upon mass, means more the mass, more the inertia, less the mass, less the inertia. अगर inertia क्लियर हो चुका है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, मैंने आपको इसका सेकेंड नाम भी बताया. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया. सो बेसिकली डिपेंड अपॉन, अब न्यूटन का क्या लॉ है उसे पहले सुन लीजिए. व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इट स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट इन एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, विल कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. तो आपने जो पहले सुना वो पूरा उसमें इनर्शिया की डेफिनेशन था ना, उसी को पूरा इलेबोरेट करके पूरे इनर्शिया से रिलेटेड लॉ को बताया गया है. सो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे ना, वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन में रहेगा. दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑल्सो नोन एज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया. क्लियर? अब इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे मैंने कहा कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अगर हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं तो लॉ बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है. एक बहुत अच्छा कॉमन एग्जाम्पल है, जब भी हम एक हैंगिंग कारपेट को बीट करते हैं, हैंगिंग कारपेट को आप बीट करोगे तो डस्ट बाहर निकलती है. व्हेन यू बीट अ हैंगिंग कारपेट डस्ट कम्स आउट. रीजन इज यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन हैंगिंग कारपेट, यू नॉट अप्लाइंग फोर्स ऑन डस्ट. सो एज द फोर्स इज अप्लाइड ऑन हैंगिंग कारपेट, कारपेट स्टार्ट मूविंग, बट डस्ट ड्यू टू inertia want to stay in the state of rest. That's why they get separated. Dust comes out from a hanging carpet. एक और एग्जाम्पल सुनिए.
जब आप किसी पेड़ की ब्रांच को किसी ट्री को मूव करते हैं, उसकी ब्रांचेस को मूव करते हैं, तो लीव्स और फ्रूट्स गिरना शुरू हो जाते हैं। लीव्स एंड फ्रूट्स स्टार्ट फॉलिंग डाउन। रीज़न क्या है इसके पीछे? तो इसका सिंपल सा रीज़न है दैट ड्यू टू इनर्शिया leaves and fruits want to stay in the state of rest, whereas you applied force on branches of the trees, so due to force they want to move, but leaves and fruits, you haven't applied force on leaves and fruit, they want to stay in the state of rest, that's why they get fall down, they get fall down. उसके अलावा एक बस कार से रिलेटेड जो एग्जाम्पल मैंने दिया, अब आप लोगों का एक सिंपल सा एक्सपीरियंस है। वी टॉक अबाउट कार, वी टॉक अबाउट बस, वी टॉक अबाउट बाइक। whenever any car starts suddenly, what happens? We fell backward. गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? क्योंकि when the cars is at rest, our body is at rest. When the cars start moving, force is applied by its engine on the car, so cars start moving, but due to inertia, our body want to stay in the state of rest. Our body want to stay in the state of rest. So what we can say? Yes, that is due to inertia we fell बैकवर्ड। वही कार जब एक शार्प टर्न लेता है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, बिकॉज शार्प टर्न जब वो कार ले रही है तो स्टीयरिंग से आपने फोर्स कार पर लगा दिया, सो कार पे तो फोर्स लगा है, सो इट टर्न्स, बट व्हाट हैपेंस कि आप पर फोर्स नहीं लगा, यू वांट टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसा कि मैंने बताया था ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सो यू वांट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, आप स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, सो that is the nature of direction, due to which when a car, bus or a bike takes a sharp turn, we fell sideways. Now the third one is when car stops suddenly or a bike stops suddenly, क्या होता है? We fell forward. आप आगे की तरफ गिरते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता है? So for that what happens कि when the car is in motion, your body is in motion, but force is applied by the brakes on car, so car stops suddenly, but you will continue your motion due to inertia of motion, that's why we fell forward. This is another example. और एक और है, बोला जाता है कि it is very dangerous to jump out from a moving bus, तो वो भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि बस से जंप आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो रीज़न ये है बिकॉज when the bus is in motion, your body is in motion, you jump out from the moving bus, due to inertia of motion your body fell forward, क्योंकि आपकी बॉडी में inertia of motion है तो आपकी बॉडी आगे की तरफ गिरेगी, so that's why you can say due to inertia it is very dangerous to jump out from a moving bus. तो आप लोगों का न्यूटन फर्स्ट लॉ तक का पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो चुका है। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको नेक्स्ट लेटर ऑन टॉपिक्स को और क्लियर करूँगा। अभी आपका जो पहला मेरा लेक्चर है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में बात चैप्टर के बाकी पार्ट्स को कवर करूँगा। जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया, मैंने जो बोला उसे सुनिए ध्यान से, बुक में क्या लिखा उसे पढ़िए ध्यान से, कंपाइल कीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए कि हाँ जो बोला जा रहा है वो वास्तव में सही है। इन सबको कंपाइल अप करेंगे और समझ के इंटरेस्ट लेके कोशिश करेंगे तो बहुत आसान लगेगा ये पूरा टॉपिक आपको, और पूरा चैप्टर आपको काफ़ी आसान है। फिज़िक्स उस रेफरेंस में काफ़ी जनरल फिज़िक्स है और हम आसपास के कॉमन ऑब्जर्वेशन से इन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आप सब लोग, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए, गुड डे ऑल ऑफ यू।